नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, है ना। लिमिट क्या पढ़े थे? लिमिट Q टेंड्स टू 0 एफ अपॉन में Q, मतलब टेस्ट चार्ज के लिए ये होता है लिमिट Q टेंड्स टू 0 एफ अपॉन में Q, यानी कि E इक्वल्स टू डी एफ अपॉन में डी क्यू पढ़ते हैं, डी क्यू। ठीक है, किसी भी एक क्या बोलते हैं कि एक कैपिटल Q एक चार्ज है, उसका क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज का जो है आउटवर्ड रहता है, रेडियली आउटवर्ड रहता है ना, और नेगेटिव चार्ज का जो है नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड रहेगा, है कि नहीं। तो ऐसा, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी किए। अब जो है आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज। अगर आपके पास बहुत सारे मतलब कि चार्जेज हैं, ठीक है, तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि Q1 Q2 यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम है, तो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर Q1 है जो कि इसका ये एक पॉइंट है P। इस पॉइंट के ऊपर इन सभी चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इन सभी चार्जेस का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कितना वर्क कर रहा है, मतलब कितना फंक्शन है उसका, मतलब कि इस पॉइंट पे जो है सबका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाकर के कितना हो रहा है। जैसे सबका फोर्स मिलाकर के कितना होता था, हम लोग देखते थे ना, जैसे मल्टीपल चार्जेस थे और उन सबका एक पॉइंट पे फोर्स, तो मतलब सबका वेक्टर सम। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सबका क्या होगा, वेक्टर सम रहेगा। जैसे यहां से Q1 से लेकर के ये P तक जो है, ये क्या डिस्टेंस है, ये है हमारा पोजीशन R1P। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। और Q2 से ये P का डिस्टेंस क्या है, R2P। उसी तरह Q3 से R3P और ये R4P, है कि नहीं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन में R1P का स्क्वायर इंटू ऐसे E1 जो है मतलब कि Q1 के कारण, यहाँ देखिए डायग्राम में ये Q1 है, Q1 के कारण जो है इस P के ऊपर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन में ये वो कितना डिस्टेंस पर है, R1P के डिस्टेंस पर है, R1P स्क्वायर इंटू ये R1P का कैप लिख सकते हैं ना। सिमिलरली बाकी सब भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये Q1 अपॉन में ये R1P सर 2 का है तो 2P निकाल लीजिए स्क्वायर, और ये R2P का कैप। उसी तरह सबको आप निकाल सकते हैं। En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन में Qn अपॉन में, ये Q2 था, ये Q2 के कारण था, और ये Qn अपॉन में क्या हो जाएगा, RnP का स्क्वायर इंटू ये RnP का कैप। कोई दिक्कत? तो ये हो गया। अब ये सारे के सारे, अब हमको अगर मान लीजिए कि मतलब क्या बोलते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, E1R प्लस E2R प्लस E3R प्लस डॉट 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 ENR। कोई दिक्कत है ना। तो ये हो जाएगा। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, इसका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E1R क्या है, Q1 अपॉन में R1P का स्क्वायर इंटू ये R1P कैप प्लस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन में ये R2P का स्क्वायर इंटू ये R2P का कैप प्लस इसी तरह डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपॉन में ये RnP स्क्वायर इंटू ये RnP का कैप। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं, बस ये सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही होता है हमारा। तो मतलब इसको आप जनरली जो हम लोग समेशन के टर्म में लिखते हैं ना, तो ER इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन ऑफ क्या हो जाएगा क्यू एन अपॉन में ये आर एन पी का स्क्वायर इंटू आर एन पी का कैप, एन टेंड्स टू 1 to n, n जो है 1 से लेकर के n तक रहेगा। ठीक है, ये i ले लीजिए चाहे तो क्यू आई और ये आर आई पी इंटू ये आर आई पी कैप, तो i टेंड्स टू 1 to n, i का वैल्यू जो है 1 से लेकर के n तक रहेगा। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। ठीक, अब है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, मतलब हम लोग अगर देखेंगे कि इसका फिजिकली इसका कहाँ यूज है कि नहीं, तो आप देखेंगे तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फिजिकली उसको कहाँ मतलब कि देख पाएंगे या फिर कुछ ऐसा चीज। आप लोग ऐसे केमिस्ट्री वगैरह में 11th क्लास में पढ़े हैं, है ना, फिजिक्स में भी पढ़े हैं, ये जब एटम्स और न्यूक्लियाई जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ जो है लाइट और फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़े थे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ड्यूअल नेचर था उसमें क्या था कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वर्क कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं। तो कहता है कि कोई भी एक बॉडी अगर कोई भी एक चार्ज, बॉडी नहीं चार्ज का बात हो रहा है, हम लोग अभी चार्ज का बात कर रहे हैं, तो कोई भी एक चार्ज अगर जो है वो मतलब कि क्या बोलते हैं मोशन में अगर मतलब कि मूव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, यही होता है, यही सब है। फिर उसके बाद जो है, लेकिन अच्छा दूसरी चीज ये है कि इसका जो डायनेमिक्स है वो मतलब दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स ऑफ देयर ओन, दे इवॉल्व अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ देयर ओन, दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी। ठीक है, यही है देखते हैं। ठीक है, और इसमें कहता है कि द फील्ड क्या है उसका मतलब कि फील्ड को आप कैसे समझेंगे, तो द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज Q1 प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच देन प्रोपेगेट विद द स्पीड C एंड रीच Q2 एंड कॉज अ फोर्स ऑन Q2। मतलब जब कभी कोई एक चार्ज है Q1 और एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर क्या होगा, चार्ज Q1 अगर मूव कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो Q1 जब मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब जब वो मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, और उसका मोशन, मतलब ये दोनों के दोनों फील्ड जो है उसके मोशन के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, एक फील्ड अगर ऐसा है, ठीक है, तो दूसरा फील्ड जो है ऐसा कुछ होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का, और प्रोपेगेशन ऑफ उसका जो प्रोपेगेशन होगा वो ऐसा सीधा सीधा रहेगा, स्ट्रेट, है ना। तो एक फील्ड अगर अपवर्ड है तो फिर एक मतलब वर्टिकल है तो एक फील्ड क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करेगा। और उसका स्पीड कितना रहेगा, c, उसका स्पीड रहेगा c के इक्वल। ठीक है, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का जो स्पीड होता है वो मतलब कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे मैक्सिमम स्पीड वो c है, मैक्सिमम स्पीड है उतना, c से ज्यादा स्पीड में वो नहीं चल सकता है ना, वो सबसे मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, उसका मैक्सिमम स्पीड मतलब c ही रहता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वो भी 3 नहीं, मतलब 299 कुछ ऐसा 7908 ऐसे करके कुछ है। ठीक है, मतलब 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसका स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यही है।
तो इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। अब ये कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with each of the with that of free fall under gravity. जैसे ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो मतलब कि गिर रहा है ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, ठीक। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है आपको पता है ना, कैसे जनरेट होता है? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ऐसे रख दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यहाँ से जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाहर की ओर जाएगा। वैसे तो एक्सपीरियंस ये मतलब कि क्या बोलते हैं कि ये टेस्ट चार्ज भी एक्सपीरियंस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का भी। लेकिन क्या होता है कि जैसे मतलब कि ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो है मतलब एक डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर ये मतलब कि ये नेगेटिव वाला नहीं रहता तो उसका मतलब कि क्या होता है, चारों ओर फैलता है कि नहीं, चारों ओर फैलता। तो यहाँ पे हमारे पास, तो समझ में आ रहा है? तो ये जो है एक, ये देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। जब इसको हम लोग ऐसे रख देंगे तो इसके बीच में जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट हो जाएगा तो मतलब उसका एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन हो जाएगा ना, कि पॉजिटिव से चला नेगेटिव की ओर। ऐसे तो मतलब बताया गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैलता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी है कि वो चारों तरफ, मतलब कि एक अगर चार्ज रहेगा तो वहां से वो चारों तरफ हर एक डायरेक्शन में निकल सकता है। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव है तो उसकी तरफ वो सारे के सारे मतलब फील्ड उसकी तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। अब इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, मैग्नीट्यूड को सेम रखा गया। एंड प्रोटॉन फॉल्स फ्रॉम द सेम डिस्टेंस, और प्रोटॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है। क्या होगा? कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। इसमें कितना टाइम लगेगा और इसमें कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालना तो क्या करेंगे, तो देखिए अब इसमें हम लोग इसका थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसी में समझा देते हैं, आप लोग देखिएगा। ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये कहां से आया? हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू होता है ना, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा, है ना। और ये फोर्स जो है ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एम इंटू ए इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इंटू ई अपॉन में ये एम होगा ना, ठीक। अब ये ए हो गया, क्यू इंटू ई अपॉन में एम हो गया। अब हमारे पास एक्सेलरेशन जब निकल जाएगा, एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, और ई दिया हुआ है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो पता ही है। सब कुछ पुट करके आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और जब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होगा, आपको पता है, एच इज हाइट इज इक्वल्स टू, मतलब एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तो यू जीरो है इनिशियली, वो तो मतलब कि वहां से ड्रॉप कराया जा रहा है, तो यू जीरो है तो यू इंटू टी, यानी कि ये जो एस की जगह पे एच हो जाएगा, मतलब हाइट इज इक्वल्स टू ये यू इंटू टी, यानी कि यू इंटू यू जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, यानी कि ये 2 इंटू एच, मतलब ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2h, टी इज इक्वल्स टू 2h अपॉन में ये ए उसका रूट, क्योंकि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना था, है ना, टी 2h अपॉन में, तो टी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2h बाई ए हो गया। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। हाइट तो दिया ही हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और एक्सेलरेशन आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ये जो है यहाँ से निकाल लेंगे एक्सेलरेशन निकल गया, फिर एच दिया हुआ है, फिर उससे टाइम पीरियड निकाल लीजिए। फिर उसी तरह जो है उसका किसका, प्रोटॉन का भी निकाल लेना है, ठीक।
है ना, और फ्री फॉल वाले में भी देखना है फिर। ठीक है, नमस्कार। पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोग ऐसे थोड़ा सा वो जो हम लोग इसके बारे में जो पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड होते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ अब एक चीज है कि जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक, तो जहाँ चार्ज होता है वहाँ पे जो है क्राउडेड होते हैं, ठीक। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे क्या रहेंगे, क्राउडेड रहेंगे, और वहाँ से दूर जितना हम लोग दूर जाते जाएंगे, जितना दूर जाते जाएंगे मतलब कि दूर जाते जाएंगे तो उतना फिर उनके बीच में डिस्टेंस जो है थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। ठीक है, स्पेस उनके बीच में क्या होगा, बढ़ते जाएगा, समझे। ठीक, तो ये चीज़, और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव में भी ऐसे ही होता है और नेगेटिव में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे इनका ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, फील्ड लाइंस मतलब एरिया पर डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, अब हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक सॉलिड एंगल के बारे में दिया गया है, ठीक है, ये सॉलिड एंगल है ओ, ये हो गया हमारा ये यहाँ पर जो है एक P1 है और यहाँ पर एक P2 है, दो सरफेस है, ठीक है। सॉलिड एंगल सरफेस में जो है सॉलिड एंगल ही रहेगा, है कि नहीं, तो एक P1 है और एक P2 है, ठीक है। और यहाँ जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो है डेल्टा ओमेगा, ठीक है, डेल्टा ओमेगा। और यहाँ पे जो है R2 डिस्टेंस कितना हो गया, R2 इज इक्वल टू OP2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा R1 हो गया, R1 इज इक्वल टू OP1 होगा, ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है, तो OP1 ये हो गया और R2 हो गया हमारा OP2, है कि नहीं। और एक यहाँ पर मतलब कि प्लेन लिया गया है, ये प्लेन है R और यहाँ पे आपका ये प्लेन है S, तो ये S और ये हो गया हमारा R। तो यहाँ से जो है जितने भी फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है, जितने भी फील्ड लाइंस यहाँ पे निकल रहे हैं वो सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो R मतलब कि R के पास अगर ये मतलब सेम साइज का अगर ये प्लेन रहेगा तो R के पास से जो है ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे, है कि नहीं, ठीक है। और S के पास से हो सकता है कि वो फील्ड लाइंस जो है मतलब कि वो S से क्रॉस नहीं कर रहे हों, है ना, ठीक है। तो हमारे पास जैसे मतलब कि इसमें बताया गया है, तो ये जो है जैसे ये जो हमारा एक ये हमारा एक पॉइंट है O, देखिए, तो ये जो पॉइंट है O, ये सोर्स है, जैसे इस पॉइंट पे हमारा एक चार्ज है Q, और इस पॉइंट से जो है मतलब ये जो आपका जो दिख रहा है P1, ये P1 एक सरफेस है जो कि कितना R1 डिस्टेंस पर है, और R1 मतलब R1 क्या है, OP1। फिर उसके बाद ये जो P2 एक सरफेस है जो कि P2 जो सरफेस है वो कितना डिस्टेंस पर है, वो R2 डिस्टेंस पर है, OP2। तो इसमें जो था ये जो O पॉइंट है ये हमारा Q है, कोई एक चार्ज है। अब उस चार्ज से हमारा जो P1 है वो कितना डिस्टेंस पर है, R1 डिस्टेंस पर, और हमारा जो P2 है वो कितना डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर। P2 जो है R2 डिस्टेंस पर है। फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक प्लेट है, R जो प्लेट है उस प्लेट से अगर हम लोग यहाँ अपने आप से काउंट करें तो 1 2 3 लाइन्स हैं जो कि R प्लेट से पास कर रही हैं। और S को देखा जाए
वही उसी उसी साइज का, सेम साइज का प्लेट एस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो ये रीजन जो है वो क्या हो गया, रीजन ऑफ वीक फील्ड, और ये रीजन क्या हो गया, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। और हम लोग ऐसे अपने मन से तो कह सकते हैं कि भाई जो है मतलब कि आर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जा रहा है उस चार्ज से, वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वैसे वैसे चार्ज कम होते जा रहा है। चार्ज का मतलब कि वो क्या बोलते हैं, फील्ड जो है कम होते जा रहा है। अगर आप क्या बोलते हैं इसको, अगर आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया आप अगर निकालेंगे इस पॉइंट पे P1 पे और P2 पे, तो आप देखेंगे क्या चीज, P1 पे आप निकालिए, P1 पे जब चार्ज पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो उसके लिए जो है हमारे पास एक क्या बोलते हैं कि सॉलिड एंगल का ये दिया हुआ है, जैसे मतलब कि आपका ये प्लेन एंगल हुआ करता था, तो प्लेन एंगल में जो है मतलब जैसे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में आर हुआ करता था। अब अगर हम लोग अगर इसका बात करेंगे, जैसे सॉलिड एंगल का बात करेंगे, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा ये क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा एस अपॉन में ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ये एल था लेंथ, और डेल्टा एस क्या है, ये सरफेस एरिया, ठीक है। और पर ये यहाँ पे तो एल था, तो फिर यहाँ पे आर था, आर मतलब रेडियस, अब यहाँ पे जो आर स्क्वायर हो जाएगा, उसका मतलब कि जैसे मतलब कि यहाँ पे एल था तो एस हो गया, यानी कि जैसे इसका भी यूनिट मीटर था तो इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। और इसका यूनिट मीटर है तो फिर इस मीटर अपॉन मीटर ये कैंसिल हो जाता था, तो उसी तरह यहाँ मीटर स्क्वायर हुआ, तब ये मीटर स्क्वायर ये भी तो होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए ये क्या ले लिया गया, ये आर स्क्वायर, तो ये डेल्टा ओमेगा जो ये डेल्टा एस अपॉन में आर स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। फिर तो अब यहां पर P1 के पास जो है, अब देखिए हमारे पास डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ये डेल्टा एस अपॉन में ये आर स्क्वायर है, ठीक है। तो डेल्टा एस अपॉन में आर स्क्वायर है। अगर आप P1 की जगह पर लेंगे, P1 की जगह पे आप डेल्टा ओमेगा लेंगे, तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस। देखिए जो हमारा P1 है उस जगह पे हमारे पास डेल्टा ओमेगा, एंगल तो सेम आगे भी जा रहा है, ठीक है, मतलब चेंज इन एंगल जितना यहां पर हुआ है उतना ही यहां पर हुआ है, उतना ही यहां पर हुआ है। एंगल में चेंज जो है, चेंज इन सॉलिड एंगल, मतलब डेल्टा एस का, अरे डेल्टा ओमेगा का मतलब क्या है, चेंज इन सॉलिड एंगल। जैसे हम लोग डेल्टा, जैसे ये सर्कल है, सर्कल में हम लोग क्या करते थे, ये यहां पर यहां से लेकर यहां तक ये जो है डेल्टा थीटा होता था। डेल्टा थीटा मतलब यहां जो भी एंगल था, फिर वहां से यहां तक जो है जो चेंज हुआ तो डेल्टा थीटा। तो वैसे ही यहां पर ये जो है यहां से मतलब वही चेंज यहां भी है, वही चेंज यहां भी है, वही चेंज यहां भी है, तीनों जगह तो सेम चेंज है। तो चेंज इन एंगल मतलब डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, जैसे यहां का डेल्टा एस जो है वो क्या मतलब कि डेल्टा एस अपॉन में ये चेंज इन एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, तो यहाँ का आर क्या है, R1 है, तो क्या हो जाएगा, P1 के पास जो हो जाएगा डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा डेल्टा एस अपॉन में R1 स्क्वायर होगा, ठीक। अब P2 के पास डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन में ये R2 स्क्वायर, ये चेंज इन एंगल आ गया, ठीक है, सॉलिड एंगल। अब यहां पर अगर आप P1 के पास डेल्टा एस आप निकालेंगे, तो डेल्टा एस जब निकालेंगे P1 के पास तो क्या होगा, डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर होगा ना, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं आप, R1 स्क्वायर इंटू ये डेल्टा ओमेगा। उसी तरह P2 के पास आप डेल्टा एस निकालिए, तो P2 के पास डेल्टा एस निकालेंगे तो फिर क्या होगा, वही चीज होगा, लेकिन यहाँ P2 के पास तो ये R2 है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, ये हो गया हमारा डेल्टा एस। अब अगर हम लोग P1 के पास, P1 और P2 ये दोनों के पास जो है एंगल सेम है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है सेम है कि नहीं। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग n मान लेते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या मान लेंगे, n। अगर n मान लेते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को, तो नंबर ऑफ, ये हमारा डेल्टा एस हो गया, मतलब डेल्टा एस हो गया यहाँ पर P2 के पास, और डेल्टा एस हो गया ये P1 के पास,
ठीक है। अब P1 के पास टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n है, और P1 का एरिया हमारे पास कितना है, R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, ये उसका एरिया है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू P1 इज इक्वल टू n है। तो हमारे पास पर यूनिट एरिया कितना होगा, मतलब यूनिट एरिया का निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, जैसे इतना एरिया में हमारे पास R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा में इतना में n फील्ड लाइंस है, n नंबर ऑफ लाइंस है, फील्ड लाइंस, ठीक है। तो 1 यूनिट मतलब कि 1 यूनिट का निकालना होगा पर यूनिट एरिया, तो फिर क्या होगा, पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, n अपॉन में R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। तो मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट P1 वो n थे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया एट P1, पर यूनिट एरिया वो क्या हो जाएगा, n अपॉन में R1, मतलब n अपॉन में डेल्टा एस, यानी कि n अपॉन में वहां का डेल्टा एस क्या था, R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, कोई दिक्कत। उसी तरह P2 के पास पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन में R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। अगर देखा जाए तो n अपॉन में डेल्टा ओमेगा दोनों जगह कांस्टेंट है, सेम है, यहां भी सेम है, मतलब यहां भी वही है और यहां भी वही चीज है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो रेडियस पे डिपेंडेंट है। देखिए 1 मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन में R1 स्क्वायर, ये P1 के पास जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो क्या था, P1 के पास क्या था, 1 अपॉन में R1 स्क्वायर के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और P2 के पास भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में R2 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फील्ड लाइंस है, अब हमारा ये कंफर्म हो गया कि वो फील्ड लाइंस जो है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। बात समझ आ रहा है। पहले फील्ड लाइंस जो है हम लोग ऐसे देख करके बता रहे थे कि भाई हाँ जितना दूर जा रहा है तो उतना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है कम हो रहा है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे उसको बताएंगे, तो उसको ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो यही जो है फैराडे इसका नाम रखे, ये जो है इसको बोले लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ये थोड़ा अलग है, ठीक है। टर्म इज फील्ड लाइंस, तो फैराडे जो लाइन ऑफ फोर्स जो बताए, तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया फील्ड लाइंस, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। तो दोनों केस में मतलब कि ये जो है फील्ड लाइंस काम करेगा, ठीक है। ओके, तो ये है। अब माइकल फैराडे के बाद फिर उसके बारे में, फिर फील्ड लाइंस के बारे में बहुत सारा सब होने लग गया बातचीत, सारा सब कुछ। तो बताया जाता है कि फील्ड लाइंस जो है एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ठीक है, जिसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो क्या होगा, नेट फील्ड बताएगा। वो जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करेगा वो नेट फील्ड को बताएगा, ठीक है, बात समझे। तो ऐसा ही ये जो है ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे वो कट करेगा मतलब वो नेट फील्ड को बताएगा, ठीक है। वहां पे नेट फील्ड कितना है वो मतलब कि टेंजेंट ड्रॉ करने पर इस है ना, जैसे आप एक बॉल ले लीजिए, ठीक है, बॉल लेकर के एक स्फीयर ले लीजिए, स्फेरिकल बॉल ले लीजिए, उसके ऊपर एक टेंजेंट कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो टेंजेंट जैसे मतलब कि पेन रख दीजिए ऐसा कुछ, ठीक है, पेन रख दीजिए ऐसा, तो टेंजेंशियली उसके ऊपर आएगा ना। तो टेंजेंशियली जब आएगा तो जिस पॉइंट पे वो कट करेगा मतलब जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड द स्फीयर, वो क्या होगा उसका नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट का फील्ड बताएगा कि उस पॉइंट का फील्ड कितना है, ठीक है। तो वही, तो अब फील्ड लाइन जो है वो एक स्पेस कर्व होता है। स्पेस कर्व यानी कि स्फेरिकल अगर बॉल है तो मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक बीच में सेंटर में यहाँ पर एक चार्ज है, तो ये स्पेस कर्व मतलब ये सिर्फ सर्कुलर नहीं स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो चारों तरफ, जैसे अगर एक बॉल ले लीजिए और उस बॉल का जो सेंटर ले लीजिए और वो बॉल का जो सेंटर होगा वहां पर चार्ज हो गया, तो उस चार्ज के चारों तरफ जो है मतलब कि पूरा स्फेरिकल वे में अगर देखा जाए तो पूरा मतलब कि उस पॉइंट के चार्ज के चारों तरफ जो है स्फेरिकल वे में क्या होगा, फील्ड लाइंस रहेंगे, है ना।
और अगर ये क्या बोलते हैं, जो हमारा जो बॉल है वो बॉल अगर क्या बोलते हैं कि उसका ये सेंटर अगर ये है, तो बॉल के हर एक पॉइंट पे जो है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम चार्ज रहेगा हर एक पॉइंट पे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि उस पॉइंट का अगर पता करना है तो वहां पे आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, तो जिस पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। और इसके बारे में तो आप लोग जान ही गए हैं, पहले से बता दिया गया है। पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ड होता है, सब सारा सब कुछ। फिर उसके बाद इसका एक अब इसके बारे में जनरल प्रॉपर्टीज बताया गया है कि फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव एंड होता है। और इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, अगर सिंगल चार्ज है, दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। तो हो सकता है अगर सिंगल चार्ज है तो हो सकता है कि जैसे मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो फिर इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा होगा और वहां पे खत्म हो रहा होगा। ठीक, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, फिर और जाकर के इंफिनिटी पे खत्म होगा। समझे? तो ये इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। अगर जहाँ पे चार्ज नहीं है तो वैक्यूम है, तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है एक यूनिक डायरेक्शन देगा, इस कारण से मतलब फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए कभी वो कट नहीं करते हैं। ये है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, और वो क्लोज लूप नहीं करते, जैसे वो उसमें क्लोज लूप था किसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप बनाते थे, नॉर्थ से शुरू होते थे और साउथ पे एंड होते थे और फिर क्लोज लूप बनाते थे, लेकिन इसमें क्लोज लूप नहीं बनाता है। समझे? यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।